नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस के स्पेशल वीडियोज में आपका स्वागत है। सरकार ने अभी हाल ही में एक निर्णय लिया है कि लड़कियों की शादी की अनिवार्य उम्र 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया जाए। इस बात से एक ऐसा भी पक्ष है जो नाराज है और वो विरोध कर रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका क्या तर्क है, और इसी के साथ हम ये जानेंगे कि वर्तमान में शादी की क्या व्यवस्था है भारत में और क्या होना चाहिए। एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विवाह क्या होता है और हमारे समाज के नज़र में विवाह का क्या महत्व है। देखिए, विवाह जो है ना, शब्द विवाह या मैरिज कह लीजिए या शादी कह लीजिए, इसका दो मानक है। एक मानक है कानूनी रूप से और एक मानक है सामाजिक रूप से। कानून के नज़र में विवाह एक साथ रहने की प्रक्रिया है। मैरिज इज द यूनियन ऑफ सोल। दो इंडिविजुअल या दो, अगर शब्दतः कहे, दो आत्माओं का एक साथ होना, यूनियन में रहना शादी कहा जाता है। और सामाजिक क्या है कि पति पत्नी होने की स्थिति को शादी या विवाह कहते हैं। थोड़ा और इस सामाजिक जो है उसको थोड़ा और समझते हैं कि क्या है। यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री को एक साथ जीवन यापन करने और संतान उत्पत्ति करने का नैतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त कर लेना विवाह की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि विवाह के प्रक्रिया के बाद हमारा समाज हमें ये अलाउ करता है कि एक लड़का और एक लड़की जो वयस्क है वो एक साथ जीवन यापन कर सके, एक साथ अपना गृहस्थी बसा सके, एक साथ निर्णय ले सके और पुत्र प्राप्ति, संतानोत्पत्ति कर सके। ये सामाजिक आधार है। तो अब आप कहिए कि क्या बिना शादी की प्रक्रिया के कोई लड़का लड़की साथ रह सकता है कि नहीं? तो देखिए, हमसे अगर पूछा जाए कि रह सकता है कि नहीं, तो मैं कहूँगा कि धूमधाम से रह सकता है। एक तो छोड़ना, 25 गो के साथ रह सकता है। ये कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन सामाजिक रूप से ये मान्य नहीं है। कहिए कि सामाजिक रूप से मान्य नहीं होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि किसी भी समाज को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए कुछ सामाजिक नियम कानून होते हैं, कुछ धार्मिक नियम होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं। उस संस्कार में बिना विवाह की प्रक्रिया के एक लड़का और एक लड़की एक साथ जीवन यापन कर रहा है और वो पुत्र संतान की उत्पत्ति कर रहा है, तो ये गलत है। कानून के रूप से कोई गलती नहीं है। कानून उसको मानता है कि आप रहिए। कानून कुछ अपने अलग तरीके से सोचता है। तो देखिए, हर एक धर्म में विवाह शादी की कुछ कुछ अलग अलग नियम हैं और सबका मकसद एक ही है। क्या है जानते हैं? भोग विलास और संतान की उत्पत्ति करना, गृहस्थ जीवन यापन करना। मकसद एक है, तरीके अलग अलग हैं। तो देखिए, भारत में दो तरह से विवाह होता है। भारत में दो तरह, एक होता है पर्सनल मैरिज और एक होता है स्पेशल मैरिज। देखिए, पर्सनल मैरिज का मतलब हो गया जैसे हिंदू अपने अनुसार से करेगा, जैसे हिंदू मैरिज, मुस्लिम अपने से अनुसार से करेगा, ठीक है। आदिवासी जो होंगे अपने अनुसार, यानी अपने धर्म के आधार पर, अपने कल्चर के आधार पर अपने तौर तरीके से शादी करना पर्सनल मैरिज कहा जाता है। और एक धर्म से दूसरे धर्म में, यानी अंतर धर्म में शादी करना, कानून के रूप में शादी करना स्पेशल मैरिज कहा जाता है। तो भारत में बहुतायत मात्रा में हिंदू है, इसलिए हम हिंदू मैरिज एक्ट की चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिंदू धर्म में आप अगर पैदा हुए हैं तो आप दो तरीके से शादी कर सकते हैं। एक कर सकते हैं आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तरीके से, और दूसरा कर सकते हैं स्पेशल मैरिज से। अब दोनों में अंतर समझिए। अगर आप धार्मिक रीति रिवाज से शादी करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और लड़की भी हिंदू है लड़का भी हिंदू है, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार करिए। और दोनों का धर्म अलग अलग हो गया, जैसे लड़का का धर्म हिंदू हो गया, लड़की का धर्म मुस्लिम हो गया, लड़का का धर्म क्रिश्चियन हो गया, लड़की का धर्म हिंदू हो गया,
और वो लोग शादी करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी होती है, वो कानूनी रूप से। लेकिन थोड़ा सा हिंदू विवाह पर हम चर्चा करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक बात बहुत रिमार्केबल मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। हिंदू में विवाह कोई भोग विलासिता का साधन ना हो करके हमारे हिंदू धर्म में यह एक संस्कार है। क्या है? संस्कार। और संस्कार बोले तो एक धार्मिक रिवाज है, एक मान्यता है कि मनुष्य, देखिए मनुष्य जब जन्म लेता है ना, मैं ये हिंदू धर्म के अनुसार बता रहा हूँ, तो ऐसा माना जाता है कि उसके पास 3 ऋण हो जाता है। यानी मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों में बंधा रहता है, 3 उसके पास कर्ज होता है, उसको चुकाना होता है और उससे परिशोधित होना है, उससे बाहर आना होता है। तो पहला ऋण होता है, पहला ऋण जो है वो है देव ऋण। क्या है? देव ऋण। देवताओं का ऋण है आपके ऊपर। और दूसरा है ऋषि ऋण, ऋषि ऋण। और तीसरा है पितृ ऋण, पितृ ऋण, यानी पिता का ऋण। कहिए कि पिता का ऋण होता है, माता का ऋण नहीं होता है? होता है, पितृ ऋण में ही आ जाएगा पिता माता दोनों। तो सुनिए, देव ऋण देवताओं का ऋण है। अब इससे कैसे आप परिशोधित होंगे, किससे बाहर कैसे आएंगे? तो इसके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि आप यज्ञ करिए, आप पूजा पाठ करिए, आप दान करिए। अब दान करिए, किसको दान करिए? तो ब्राह्मणों को दान करिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, निर्धनों को दान करिए, ऐसा शास्त्र कहता है। तो ब्राह्मण को, निर्धन को दान करिए, यज्ञ करिए। यज्ञ भी क्या है? यज्ञ भी एक दान की विधि है, मिला जुला कर कहा जाए तो। ठीक है, देवताओं को खुश करने का तरीका है और दान करने का तरीका। तो देव ऋण से मुक्त आप यज्ञ करके हो सकते हैं। ऋषि ऋण जो है ना, ये ऋण अगर कहें तो ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करके, ज्ञान प्राप्त करके, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके, धर्म का प्रचार प्रसार करके आप ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, मुक्त होने का मतलब मेरा ये है कि आप कैसे उससे बाहर आ रहे हैं, परिशोधित हैं, कैसे उसको चुका रहे हैं, ये मतलब हुआ। और तीसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब है कि माता पिता का सेवा करके, उसके बाद संस्कार को करके, जो संस्कार हमारे धर्म में दिए हैं उन संस्कारों को करके, और श्राद्ध करके उनका हो सकते हैं। और इसी संस्कार में विवाह भी आता है और श्राद्ध भी आता है। ध्यान रखिए। देखिए हिंदू धर्म में कैसी खूबसूरत मान्यता है। हिंदू धर्म में विवाह भोग विलासिता का साधन ना हो करके यह एक संस्कार है, और उसी संस्कार में भी भोग विलासिता है। बस ये समझिए आप। अब कहिए कि अब ये संस्कार है तो इस संस्कार को कैसे करेंगे? तो पिता के ऊपर एक संस्कार का बोझ ये होता है कि कन्यादान करना। अपने पिता के ऊपर ये एक बोझ होता है कि सुयोग्य वर ढूंढना, अपने पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढना। ये सब एक पितृ ऋण है, और उस पितृ ऋण में करना पड़ता है, संस्कारों को करना पड़ता है। तो अब देखिए कि जैसे ये जो विवाह है, हिंदू धर्म में जो विवाह है, ये विवाह 8 प्रकार के विवाह होते हैं। कहिए कि 8 प्रकार का कौन कौन विवाह हो गया जी? हम तो एक ही विवाह देखे हैं हिंदू धर्म में कि तिलक हो रहा है, बारात हो रहा है, माड़ो गड़ा रहा है, ये सब हो रहा है। तो देखिए, ये विवाह की उत्तम विधि है। शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, और मैं अब एक एक के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मैं बता दूं कि विवाह 8 प्रकार के कौन कौन होते हैं। देखिए, पहला विवाह होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में वर और कन्या दोनों एक वर्ग के होना चाहिए, और दोनों का कंसेंट होना चाहिए, दोनों की सहमति होना चाहिए, और वैदिक मंत्रोच्चार्य के साथ, वैदिक मंत्र के साथ विवाह की विधि अपनाई गई हो, अग्नि के समक्ष फेरा लिया गया हो, वचन दिया और लिया गया हो, और वो किसी ब्राह्मण के द्वारा उसको पूरा कराया गया, पुरोहित के द्वारा पूरा कराया गया हो। ये ब्रह्म विवाह है। विवाह की दूसरी विधि देव विवाह। देव विवाह में होता है क्या है कि कन्या की सहमति लेकर के कन्या का विवाह किसी देवता के साथ करा दिया जाए। ये एक धार्मिक कोई मान्यता है, कारण है, उससे किया जाता है।
तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का मतलब है कि कन्या का विवाह करने हेतु कुछ दान ले लिया गया। ध्यान रखिए, लड़की पक्ष दान लेता है, लड़का पक्ष नहीं। ये अलग बात है कि हम दहेज कहते हैं, तो दहेज में लड़की को दहेज दे करके जब विवाह कर लिया जाता है, और सामान्यतः पहले गोदान किया जाता था, यानी गाय का दान करके, तो ये आर्ष विवाह कहते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह का मतलब ये हुआ कि धन बल जिसके पास हो और प्रजा में से किसी कमज़ोर लड़की को, किसी कमज़ोर मतलब निर्धन व्यक्ति की लड़की का धन बल, लड़का पक्ष वाले धन बल का लोभ दिखा करके, वर्चस्व दिखा करके और उससे शादी कर लेते हैं, तो प्रजापात्य विवाह हुआ। उसके बाद होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब है भाग के विवाह कर लो। माता पिता नहीं सुन रहे हैं, भाग के शादी कर लो। भाग के शादी कहाँ कर, मंदिर में कर लो, कोर्ट में कर लो, ये गंधर्व विवाह है। तो शास्त्रों में ऐसा भी हुआ करता था, भगा के विवाह कर लो। लेकिन भाग करके विवाह करना गंधर्व विवाह में ये है कि दोनों की सहमति होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती करेंगे तो कुछ और हो जाएगा, यानी लड़का भी राजी है, लड़की भी राजी है, दोनों की मम्मी पापा समाज राजी नहीं है, भाग के विवाह कर ले ठीक है। आजकल जो हो रहा है अंतर्जातीय विवाह में सम्मान्यता हो रहा है। इसके बाद एक होता है असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब ये हुआ कि जबरदस्ती कन्या का मत लिया गया, उसके असुर रूप धारण करके, यानी पुरुष जो है जबरदस्ती उसका मत ले रहा है, विवाह कर रहा है लड़की से। और उसके बाद होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब ये हुआ कि बुरी तरीके से डरा के धमका के, लड़की राजी नहीं है फिर भी विवाह करा दिया जा रहा है, तो ये राक्षस विवाह आता है। और एक अंतिम विवाह है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह का मतलब हुआ कि लड़की को सम्मोहित करके, नशा दे करके, मदहोश करके, बेहोश करके, मत्ती मार करके या उसको पागल बना करके कोई ऐसा उपाय करे जो लड़की अपनी जो अवस्था है, मानसिक अवस्था है, उसको खो दे और हम उससे विवाह कर लें, ये पैशाच विवाह कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये तीनों एक कैटेगरी में आ जा रहा है। आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह, ये दोनों एक कैटेगरी में आ रहा है। ब्रह्म विवाह और देव विवाह एक कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम विवाह है। देव विवाह किसी धार्मिक मान्यता के कारण होता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जैसे लड़का मांगलिक हो और लड़की मांगलिक ना हो, तो लोग ये करते हैं कि लड़की की शादी किसी पहले देवता से करा देते हैं कि शादी हो गई उसकी, और तब किसी लड़का से कराते हैं। मतलब एक विधि विधान है, देव विवाह कहा जाता है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट जो है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इस विधि में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म विवाह की मान्यता है। ब्रह्म विवाह यानी विवाहों में सबसे उत्तम विवाह ब्रह्म विवाह, जहां पर पुरोहित द्वारा विवाह की विधि को पूरा कराया जाता है। अग्नि के समक्ष आप फेरा लेते हैं, वचन लेते हैं, सिंदूर दान होता है, कन्यादान होता है, यानी जो जो हमारे यहाँ होती है शादी, ये हुआ आपका ब्रह्म विवाह। और हिंदू मैरिज एक्ट इसी को अलाउ करता है। बाकी जो 8 प्रकार का विवाह है ना, वो मान्य नहीं है। अगर उस विधि से आप विवाह करते हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं आएगा। वो अच्छा, कुछ तो ऐसा है जो करिएगा तो अपराध भी है, जैसे आप राक्षस विवाह करिए, असुर विवाह करिए, उसके बाद आप पैशाची विवाह करिए, ठीक है, वो क्या है, आप प्रजापात्य विवाह करिए, वो सब अपराध की श्रेणी में आ गया है। लेकिन पुराने ज़माने में शास्त्रों में ऐसा हुआ करता था, इसीलिए एग्जिस्ट करता है। कठिन हो रहा है ना, मैं ज़्यादा कठिन बात बता रहा हूँ, इतने सारे विवाह की पद्धति विवाह ये बता रहा हूँ, कोई कठिन नहीं है और कोई जानने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बस आप ये समझिए कि 8 विवाहों में सिर्फ एक विवाह है जो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार मान्य है, बाकी 7 को हमारी कानून जो है मान्यता नहीं देती है। इसलिए कहीं ऐसा आप सोच रहे हैं कि भगा के शादी कर लेंगे, तो ध्यान रखिएगा हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार वो मान्य नहीं है। खैर, आपकी इच्छा, भगा के करना है चाहे नहीं करना है वो आप समझे। अब देखिए, ये तो हो गया विवाह के बारे में। अब हम समझ रहे हैं कि वर्तमान स्थिति, वर्तमान में क्या है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में लड़कियों के लिए
लड़कियों के लिए शादी की वैलिड एज यानी कि कानूनी रूप से मान्य है 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। इससे नीचे का करते हैं ना तो गलत बात है भाई, मत करिएगा। हम कह रहे हैं माता पिता को भी, इससे नीचे के हैं अगर तो आप भी मत करिए ज़बरदस्ती, ये बाल विवाह के अंतर्गत आ जाएगा। और ध्यान रखिए बाल विवाह हमारे सरकार के अनुसार, हमारे देश के कानून के अनुसार ये एक जुर्म है। आप इसको करेंगे तो आप दंड के पात्र हैं, आपको दंडित किया जाएगा। तो देखिए वर्तमान में स्थिति ये है 18 से 21। 3-4 बातें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक एस्पेक्ट भी समझते। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में से पहले विवाह का उम्र था लड़कियों के लिए 15 साल और लड़कों के लिए 18 साल। और ये कहाँ दिया गया था, तो एक एक्ट हुआ करता था शारदा एक्ट, शारदा एक्ट या इसे चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 भी कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने बनाया था इसे, अंग्रेज़ों ने बनाया था और उसमें ये दिया गया था कि लड़की की उम्र 15 वर्ष है और लड़के का उम्र अगर 18 वर्ष है तो शादी के लिए कानूनी रूप से वो मान्य है। उससे भी पहले 1891 ईस्वी में 1891 में अंग्रेज़ों ने कंसेंट एज एक्ट बनाया था, यानी कि कंसेंट देना, किसी चीज़ पर कंसेंट दे रहे हैं तो चाहे वो शादी है चाहे कुछ भी, वो उस समय उम्र था 10 साल और 12 साल, यानी लड़की के लिए 10 और लड़का के लिए 12। हमेशा लड़कों का ज़्यादा होता है, लोग ये मानते हैं कि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है और लड़के बाद में होते हैं, हालांकि इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। तो चलिए खैर, सबसे पहले देखते हैं कि 1891 में एक कानून था, उसके अनुसार लड़की की उम्र 10 साल, लड़के का उम्र 12 साल। भाई साहब एक बात बता रहे हैं, हमने ऐसा भी सुना है कि दूल्हा को गोदी में उठा के बारात गया, लड़की को गोदी में उठा करके उसको चढ़ाया, तो वो चाइल्ड मैरिज है। मैंने ऐसा भी सुना हूँ कि लोग 12 साल 8 साल 9 साल में भी विवाह कर देते थे, तो ठीक है वो चाइल्ड मैरिज आता। शारदा एक्ट के अनुसार 15 और 18 हुआ, ठीक है। और उसके बाद 1947 के बाद जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें भी 18 साल लड़की के लिए 21 साल लड़के के लिए, और जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें भी 18 साल लड़की के लिए और 21 साल लड़के के लिए। ये कानूनी एज है जो शादी के लिए मान्य है, ठीक है। हाँ एक बात यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उसमें एज के अनुसार नहीं होता है, उसमें पॉवर्टी के अनुसार होता है। मतलब कि अगर मैच्योरिटी हो गई, आप सीधा सीधा ये समझिए ना कि उसमें लड़की का उम्र एज से ना डिसाइड हो करके वो ये देखा जाता है कि यौवन अवस्था कब से प्रारंभ हो गया, यानी कि उसका मासिक धर्म कब से शुरू हो गया। तो उसमें अगर मैच्योर हो जाए तो अपने अनुसार वो शादी कर सकते हैं, अपने कल्चर के अनुसार। ये बात यहाँ स्पष्ट कर देना जरूरी है। तो ये तो हो गया वर्तमान की स्थिति। अब आते हैं कि विरोध क्यों हो रहा है। अगर 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 साल किया गया तो विरोध करने वाले विरोध क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं कि नहीं 18 वर्ष ही ठीक है। हम इस पे चर्चा करेंगे। इसके बाद ये चर्चा करेंगे कि सरकार का क्या तर्क है, क्यों सरकार कर रही है, और अंत में हम ये भी देखेंगे कि क्या सही हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि विरोध क्यों हो रहा है, कारण क्या है विरोध होने का। विरोध क्यों भाई, अगर सरकार ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है, विरोध क्यों, इस बात। तो देखिए वर्तमान में लड़कियों की उम्र 18 है, लड़कों की उम्र 21 है। देख सरकार एक कानून बनाई थी 2006 में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, यानी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, यानी बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में ये वहाँ पर कहा गया था कि लड़कियों की उम्र 18 होनी चाहिए। लेकिन इस कानून के रहते हुए भी आज भी हमारे देश में बहुत मात्रा में बाल विवाह होता है। यानी कि एक आंकड़ा बताऊं अगर, और ये सरकार का आंकड़ा है, 2019-20 का आंकड़ा है, आज भी 23% लोग बाल विवाह को अंजाम देते हैं। 23, सीधा सीधा ये कहूँ कि सरकार ये कह रही है कि आज भी
100 में से 23 लोग बचपन में ही शादी कर दे रहे हैं। तो भाई साहब, अगर 18 वर्ष है तो 23% तुम्हें दिखा रहे हो, अब तुम इसको 21 वर्ष कर दोगे तो ये परसेंट कितना ऊपर जाएगा। यानी कि तुम्हें कोई इस पर कानून बनाने से पहले कोई योजना चलानी चाहिए, लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए, इस योजना को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि बाल विवाह मत करिए, बाल विवाह हानिकारक है। इसके करने के बजाय तुम कानून बना के सीधे उसमें दंड का प्रावधान कर दे रहे हो। तो पहला विरोध का कारण ये है कि अगर 18 वर्ष है, तो 23% बाल विवाह है। अगर इसको 21% कर दोगे तब तो ये आंकड़ा और ऊपर जाएगा, तो फिर कानून बनाने का मतलब ही क्या है। ये पहला विरोध का कारण है। दूसरा कारण ये है कि जहाँ कम जागरूक लोग हैं, जहाँ पर इंटरनेट की पहुँच उतनी नहीं है, जो डिजिटल डिवाइड में जो लोग हैं फंसे हुए हैं। डिजिटल डिवाइड का मतलब जहाँ पर ये डिजिटल जो आर्टिकल्स है वहाँ अवेलेबल नहीं है, जैसे जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास टीवी नहीं है, अगर वो लोग इस कानून को समझे नहीं और अगर विवाह कर दिए, मान लीजिए 19 साल में विवाह कर दिए, तो क्या तुम उन्हें दंडित करोगे? अगर वो अनजाने में उनसे हो गया तो क्या दंडित करना चाहोगे? ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये कह रहे हैं लोग, विरोध करने वाले, कि अचानक ऐसा क्यों किया गया। लोग अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं कि लड़कियों की उम्र 21 साल किया जाए, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। अचानक आप कानून ही बना दें। कानून बनाने से पहले इससे सामाजिक जागरूकता बढ़ाना ज़रूरी है, और बाद में लोग जब मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे 5, 6, 7, 8 साल बाद आप बनाइएगा, इतना जल्दी क्या है। तो ये मुख्य 3 आधार है जिसको लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं। और एक बात आप भी महसूस किए होंगे, गाँवों में तो शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं, और ख़ास करके थोड़ा सा जो सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, जहाँ पर एजुकेशन कम है, जिनको मिला नहीं सुविधा, जो सुविधाओं से वंचित है, वो तो शादी एक बोझ समझते हैं। माँ बाप समझते हैं कि बेटी है तो बोझ है एक तरह से, इसका जल्दी विवाह कर दिया जाए। और वैसे लोग 15-16 साल के बाद शादी का मूड बना देते हैं, 1-2 साल में कर भी देते हैं, और वो अपने अनुसार ठीक ही हैं, कर देते हैं। तो फिर उनको आप दंडित करना चाहोगे? तो ये 3-4 कारण ऐसे हैं जिस पर विरोध हो रहा है, और कहने वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये कानून का इसको कानून नहीं बनाया जाए, इसको जागरूकता फैलाया जाए। तो ये तो हो गया विरोध। आइए देखते हैं कि सरकार क्या कह रही है। सरकार, गवर्नमेंट का क्या तर्क है, वो क्यों ऐसा चाह रही है कि लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 कर दिया जाए। तो उसके भी कई कारण हैं। सरकार एक तो जेंडर इक्वालिटी के तर्क दे रही है, यानी कि जेंडर इक्वालिटी, यानी कि हम लड़के लड़कियों में विभेद करना नहीं चाहते हैं। लड़कियां पूछ रही है कि भाई लड़कों के लिए 21 साल क्यों रखे हो और लड़कियों के लिए 18 साल क्यों रख दिए हो। भाई जब हम भी बराबर हैं तो हम दोनों को एक उम्र में रखो। तो जेंडर इक्वालिटी सोच रही है कि सरकार, इससे कि आ जाएगा। हालांकि ये बहुत बेहुदा तर्क है। जेंडर इक्वालिटी ये है, जेंडर इक्वालिटी तो कई कारणों से हमारे समाज में नहीं आ सकती है, एकदम परफेक्शन नहीं हो सकता। सरकार का दूसरा तर्क ये है कि कम उम्र में शादी हो जाने की वजह से लड़कियों के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी क्योंकि शादी के बाद तुरंत माँ बन जाती है लोग। शादी के 1 साल बाद अगर बच्चा ना हो तो गांव में घोषित कर देता है सब बहुत खुश, क्या कि ये नपुंसक है, डायन लग गया, तमाम तरह की चीज़ें लोग भर्त्सना उड़ाने लगते हैं। तो शादी के तुरंत बाद जो लड़कियां माँ बनती है, कम उम्र में माँ बनती है, तो उन लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है, और जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। तो इससे चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मदर मोर्टालिटी रेट को कम करना, यानी उनकी मृत्यु को कम करना है। इससे क्या होगा कि अगर 21 साल कर दिया जाए तो स्वास्थ्य कारणों से जो हम जूझ रहा है भारत, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से, वो होता है। कम उम्र में जब लड़कियां माँ बनती है तो उसका बच्चा कुपोषण का शिकार होने की संभावना रहता है। वो मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं होती है और वो माँ बन जाती है, तो उनका विकास रुक जाता है। ऐसा सरकार का तर्क है।
और कुछ तर्क में दम भी है, कुछ नहीं भी है। तो दूसरा तो ये हो गया कि हेल्थ इशू को लेकर के, हेल्थ इशू को लेकर के कि हेल्थ, और तीसरा है डेवलपमेंट को लेकर के, डेवलपमेंट। देखिए ये इस बात में तो दो राय नहीं है ना कि शादी के बाद एक जिम्मेदारी मिल जाती है और उस जिम्मेदारी से आप मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। तो जो आप जीवन में तरक्की कर सकते थे वो शादी के बाद थोड़ा हैम्पर होता है, क्योंकि एक अलग जिम्मेदारी यानी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा रुकावट हो सकता है। अगर भाई एक बच्चा हो गया तो बच्चा को लेकर के परीक्षा देने जाओ तो बच्चा लेके जाओ गोद में, परीक्षा देने जाना है तो सोचिए, कल कॉलेज अटेंड करना है तो सोचिए क्या है, मतलब ये है कि थोड़ा सा डेवलपमेंट में बाधक बन जाता है अगर कम उम्र में शादी कर दिया जाए। और चौथी बात तो सरकार ये कह रही है कि ये तर्क जो देते हैं लोग कि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है और लड़के बाद में मैच्योर होते हैं, ये महज एक भ्रम का तर्क है। ऐसा कोई साइंटिफिक आधार नहीं है कि लड़कियां पहले मैच्योर होती है और लड़के बाद में मैच्योर होते हैं, इसका कोई साइंटिफिक ये बस केवल कह दिया जाता है। तो सरकार का यही पक्ष है। उसके बाद सरकार का ये भी पक्ष है कि हम ये आनन फानन में नहीं कर रहे हैं, हम ये प्रॉपर रिसर्च करके कर रहे हैं। और जया जेटली जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया है सर्वे करके, और लड़कियों से सर्वे किया गया, लड़कों से सर्वे किया गया, माता पिता से सर्वे जाकर के सर्वे किया गया, यूनिवर्सिटीज़ में सर्वे किया गया, गांव में सर्वे किया गया, देहात में सर्वे किया गया, जहां पर लोग ऐसा चाह रहे हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया जाए। तो सरकार कह रही है कि हम आनन फानन में नहीं किए हैं, हम अपने मन से नहीं किए हैं, ऐसा रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के बाद हम कर रहे हैं। तो साथियों सरकार का तर्क ये हुआ। अब हम अंत में बात करते हैं कि दोनों तर्क को हम समझ गए। अब दोनों तर्क के समझ करके हम थोड़ा सा एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निष्कर्ष आखिर क्या होना चाहिए, इन दोनों में सही क्या है। और देखिए निष्कर्ष आपका अपना हो सकता है, किसी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, सोचने की आज़ादी है। मैं जैसा सोच रहा हूं वो ये है निष्कर्ष में, कंक्लूजन में, कि देखिए लगभग 17-16 के बाद माने उम्र के बाद हमारे शरीर में मतलब हार्मोन्स कुछ जनरेट होने लगते हैं, और इसी उम्र में 16, 17, 18, 19 में, इसी उम्र में कुछ ऐसे हार्मोन शरीर में जिसको यौवन अवस्था में स्रावित होने लगते हैं, जिसमें यौन इच्छाएं जागृत होती है। मैं सीधा सीधा कहूँ तो यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटीज का मन करने लगता है इस उम्र में ही, और इसको रोकना, ज़्यादातर इसको दबाना बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्तियों का जन्म। और आजकल इंटरनेट के ज़माने में जहाँ पर कि 70% एडल्ट चीज़ें ही दिखाया जा रहा है, वहाँ पर ये और जल्दी हो जाता है। तो ज़बरदस्ती शादी को रोकना कोई विशेष बुद्धिमानी नहीं है। तो वर्तमान स्थिति जो है वो इसमें फिट बैठ जाता है। लेकिन अगर 21 साल कर देंगे आप तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, पहला चीज़। और दूसरा, ये तो पहला तर्क है। और दूसरा, शादी विवाह का जो मैटर है ना, ये पर्सनल इशू है। सरकारों को चाहिए कि इससे हम बचें। ठीक है 18 कर दिया वो सही है, कानून एक मोटा मोटी बना दिया वो सही है, लेकिन अब अगर 21 कर रहे हैं ना तो वो एक तरह से ज़्यादा इंटरफेयर करना हुआ। और तीसरी बात नहीं, दूसरी बात में ही ये हुआ कि ठीक है आप 18 से 21 कर दीजिए, लेकिन इसको अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे दंडित मत करिए। मान लीजिए कि 18-19 साल में कोई शादी कर ली, कोई लड़की शादी कर ली, आप उसे पनिशमेंट मत दीजिए, आप उस शादी को शून्य घोषित मत करिए, यानी कि उसको आप इलीगल करार मत दीजिए। क्योंकि ऐसा करने से, मान लीजिए कि कोई लड़की है 19 साल में शादी कर ली, 20 साल में शादी कर ली, और आप उससे क्या कर रहे हैं कि वो इलीगल घोषित कर दे रहे हैं, तो इस स्थिति में उस लड़की को परेशानी होगी। अब वो ना उसका हस्बैंड उसको मानेगा और ना उसको सरकार मान्यता देगी, तो उस स्थिति में लड़की कहाँ जाएगी। यानी कि आप इसको बनाइए तो उसको अनिवार्य मत करिए, अनिवार्य भी करिए तो दंड का प्रावधान मत करिए, इलीगल घोषित मत करिए। और तीसरी बात कि अगर करना ही है तो व्यापक स्तर पर चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए
प्रचार प्रसार करिए, लोगों को शिक्षित करिए, जागरूक करिए, उन्हें ये समझाइए कि चाइल्ड मैरिज जो है वो स्वास्थ्य के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है, इससे डेवलपमेंट रुक रहा है। इसके करने के बजाय आप सीधा डायरेक्ट कानून ला दे रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। और तीसरी बात, जो लोग विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़रा वो भी सोचें कि हर बात में विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए, सजेशंस भी होने चाहिए। आप सजेशन भेजिए, कानून बनने से पहले आपसे सजेशन मांगा जाता है, तो आप सरकार को ये सुझाव भेजिए और तब इंतज़ार करिए कि क्या हो रहा है। तो मिला जुला के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरकार जो शादी की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 कर रही है लड़कियों के मामलों में, ये कोई विशेष बुद्धिमानी नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और ठीक है 19 कर दे, एक लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन 21 कर देना और इसको कानूनी रूप दे करके इसमें दंड का प्रावधान कर देना, ये कोई विशेष बुद्धिमानी नहीं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। साथियों, अगर वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप इसको शेयर करिए, हमारा सब्सक्राइब भी करिए, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे इश्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।